हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको PSSC CGL 3 का बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने 2 दिन है जो कि दिया है, एक तो हिस्ट्री का लिया है और एक मैथ्स का बताया, और ये पार्ट 1 थे और पार्ट 2 भी जल्द जारी होगा क्योंकि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। हाँ, इसमें अंतर क्या, आप बहुत सारे जगह क्या सोचते हैं कि कोई सेट दे दे 20 क्वेश्चन का दे दे और मैं बना दूं। ऐसा नहीं होता। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे फिर परीक्षाओं में गलती करेंगे। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो इन वीडियो को देखने से होगा, जो नए परीक्षार्थी हैं या जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा क्या, अगर आपकी इच्छा नहीं भी है, क्या होता है कि आपको मान लीजिए बायोलॉजी से चिढ़ है, किसी को मैथ से चिढ़ है, अगर ये आप वीडियो देखेंगे, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर मैं जब ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो उसमें जो कि काफ़ी फायदा होगा। और इन्हीं फायदों के लिए जो कि मैंने जो कि क्लासरूम पे, और सिर्फ है जो कि BSSC CGL 3 प्री एग्जाम है जो कि आसानी से क्वालिफाई करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं कि 125 कट ऑफ चला गया तो मैं 124 लाया, ऐसा नहीं है। अगर 125 ज्यादा है तो आप 130 लाए, इस तरह की 135 लाए, इस तरह की तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग जो कि कंटिन्यू बने रहे और आपको धीरे धीरे सारे विषयों सिलेबस वाइज जो विषय है उसको जो कि वीडियो आएगा और आप लोग जो कि फिर टेस्ट सीरीज भी होगी, उसका फायदा उठाएंगे। तो आज मैं फिर से बुला रहा हूँ, पहले भी जो नए हैं उनके लिए परिचय करवा रहा हूँ। और ये हैं रघुवीर मंडल और ये CGL 1 के टॉपर रैंकर्स हैं। इन्हीं के साथ है जो कि आपको बायोलॉजी का जो है आज ये पढ़ाएंगे क्लास, तो इनके साथ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें आपको जीव विज्ञान की जो है पोर्शंस स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया, मेंशन कर दिया गया है। और जीव विज्ञान जो है, जो विज्ञान की जो तीनों शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें से जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाने वाले जो पोर्शंस हैं वो बायोलॉजी ही है। इससे जो है आपके अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाएंगे। और विज्ञान का जो सेक्शंस है उसमें जो है ना आपको जो ज्योग्राफी है उसको भी जो है आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आज हम लोग जो है ना बायोलॉजी पर जो है चर्चा करेंगे और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर। और इसमें जो क्लासेस जो शुरू होगी आपकी, जो बेसिक्स कंसेप्ट्स जो है वो सेल से शुरू होगी, ताकि आप जो है इससे बायोलॉजी के जो भी डिफरेंट जो भी ब्रांचेज है उसमें आपको समझने में मदद मिलेगा। क्योंकि जो अप्लाइड बायोलॉजी है, जैसे आप पढ़ेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर्स और भी हॉर्टिकल्चर्स और भी जो भी पोर्शंस हैं, तो उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको समझने के लिए भी ये आपके लिए सहायक होंगे। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि जो बायोलॉजी है लाइफ साइंस के रूप में हम लोग अगर इसको समझें तो लाइफ जो है कैसे आया, लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है यह एक बहुत बड़ा जो है मिस्ट्रीज है। और इस पर जो है अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग दृष्टिकोण से रखते हैं। अलग अलग समय में इसके लिए जो है अलग अलग लोगों ने परिकल्पना की। तो सबसे पहले ये बातें जानना जरूरी है कि जो ब्रह्मांड है उसकी जो उत्पत्ति हुई, तो उस उत्पत्ति के लिए अलग अलग जो परसेप्शंस है या जो सिद्धांत जो है दुनिया में जो दिया गया है, और उन सिद्धांतों को जो एक्सेप्टेबल सिद्धांत है, जिसको वर्ल्ड वाइड जिसको एक्सेप्टेंस मिला है, वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है माना गया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, किस तरह से हुए। तो ये चीज़ें जो है आप ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया से इस पर डिटेल से पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। लेकिन जो रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट्स हो या हमारे जो है वैदिक ग्रंथ, जैसे आपको ऋग्वेद से हो गया, तो इन सभी चीज़ों में भी जो है ना लाइफ के जो बारे में जो है बातें की गई है। थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, आपकी रुचि लाइफ साइंस के प्रति हो, इसके लिए ज़रूरी है कुछ जो है रिलीजियस भी बातें इस पर हम लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जीवन जो है, जीवन की जो उत्पत्ति है, इसके पहले जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो है आपको जब ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू बाइबल में जब हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस थ्योरी, तो उस जेनेसिस थ्योरी में
यह जिक्र किया गया कि ईश्वर ने, जो गॉड ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे की। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने क्या क्या बनाए, उसके बाद बनाने के बाद जो है उसमें जीव को कैसे लाए, फिर मानव कैसे आए, ये सभी चीज़ें जो है आपको जेनेसिस थ्योरी में जो है बाइबल में कि जो ओल्ड टेस्टामेंट्स है उसमें भी इस चीज़ों का जिक्र किया गया। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो अपने जो रिलीजियस कंसेप्ट है लाइफ का, तो इस पर भी हम लोग अगर फोकस दे दे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि हमारा जो रिलीजियस टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में जो है हिरण्यगर्भ का जो है बातें की गई है। जो ये हिरण्यगर्भ क्या है, ये हिरण्यगर्भ इसको कहते हैं यूनिवर्सल वर्म कहते हैं। इसका लिटरली मीनिंग जो होता है एक गोल्डन वर्म हो गया, लेकिन जो इसका पोएटिकली जो है इसका जो मीनिंग जो है वो है यूनिवर्सल वर्म है। ये यूनिवर्सल वर्म कहा गया, इसी वर्म से जो है पूरी जो है सृष्टि की जो है रचना हुई है। जैसे अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि जो पूरी ब्रह्मांड है वो जो है गॉड पार्टिकल से बने हुए हैं। और इस गॉड पार्टिकल्स के जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट जो देने वाले जो साइंटिस्ट, इसके ओनर्स में नाम रखा गया है इसको हिग्स बोसॉन्स जो है, इसी को गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। जैसे आप जब हिंदू टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें जब आप उपनिषद पर जब आप अध्ययन करेंगे या उपनिषद के बारे में जब आप जानेंगे तो उसमें भी जो है ना आत्मन ब्रह्म के बारे में बात करता है। और इस आत्मन ब्रह्म में बहुत सारी चीज़ें जो है जोड़ जोड़ करके जो है इस पर जो है डिबेटेबल चीज़ें होती है, इसमें बहुत सारी बातें ऐड होता है। तो उसमें भी जो है कहा था कि जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। यही ब्रह्म जो है से जो है सभी चीज बने हुए, सभी जीव बने हैं, सभी चीज बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लाइफ है सब अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग जो रिलीजियस जो कंसेप्ट है या साइंटिफिक कंसेप्ट है, सबने अपना एफर्ट्स जो है दिया है कि इसके नियरनेस में पहुंच सकें कि आखिर जो ये लाइफ जो आई या ब्रह्मांड जो बने इससे जुड़े हुए तथ्य को जो है लोग एक्सेप्ट करें। इस चीज़ों के लिए लगे हुए हैं, अभी भी खोज जारी है, इस पर नई नई चीज़ें आती है। या फिजिकल फोर्स के बारे में जो है आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी जो स्ट्रिंग्स थ्योरी है उस पर भी पढ़ेंगे कि जो फोर्सेस है किस तरह से फोर्सेस काम करती है पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए। तो वो जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मूला के रूप में जो है ना जो साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं इसको एक डेवलप करके जो है इसका एक्सेप्टेंस हो, तो उसके लिए जो है भी मेहनत हो रही है। और लगातार जो चीज़ें हैं वो आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा विज्ञान की दुनिया, उसमें चीज़ें जो है उसमें संशोधन होंगे और भी बातें इसमें ऐड होते जाएंगे। तो आज जो हम लोग जो बातें करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में जो है आप जो है लाइफ साइंस में पढ़ेंगे तो ये एक सिंपल सा एक डिज़ाइन दिया गया आप लोगों को। लाइफ साइंस में देखिए पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स और भी जो है जीव सबको आपको दिखाया गया है, पेंगुइन्स, इस तरह के जीवों को दिखाया गया। तो लाइफ साइंस में कि आप लाइफ के बारे में जो है पढ़ेंगे कि और एग्जाम के जो पॉइंट व्यू से जो है वो जो बायोलॉजी की वो पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो पोर्शन ह्यूमन बींग के वेलफेयर की बातें कहता होगा। जैसे मान लीजिए कि आप जिस मछली को खाते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो जीव जिसका आप दूध पीते हैं या जिसका मांस खाते हैं वो जीव आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो प्लांट ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मेडिसिनल्स हो, जो आपके फूड ग्रेन से रिलेटेड हो या जो आपके उपयोगिता के लिए हो, या उस फूड ग्रेन्स वाले जो प्लांट्स है उस प्लांट्स को डैमेज करने वाले जो भी बैक्टीरियाज होंगे, वायरस होंगे या जो भी आपके हानि पहुंचाने वाले जो है उसके बारे में भी आपको जानना है। मतलब आपके लिए जो फ्रेंडली है उसके बारे में भी जानना है, आपके लिए जो डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स है उसके बारे में भी जानना है। ये सभी चीज़ें जो है आपको जो है तो बायोलॉजी जो है जनरली बायोलॉजी का जो बृहद ब्रांचेज है वो हम लोग तो जानते ही हैं कि बॉटनी और जूलॉजी जो है इसके बृहद जो है ब्रांचेज है। तो एक्चुअली जो आज हम लोग जो क्लासेस शुरू करेंगे उसमें से जो बायोलॉजी का जो बेसिक चीज़ है और उस बेसिक चीज़ में जिससे कि हम लोग बायोलॉजी को आसानी से समझ सकें वो हम लोग जो है सेल बायोलॉजी जिसको हम लोग साइकोलॉजी भी कहते हैं वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को जो है जोड़ते जाएंगे और जो महत्वपूर्ण बात है उस पर फोकस हम लोग देते जाएंगे ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। तो जो बायोलॉजी के जो फादर है ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है। तो बायोलॉजी के जो फादर है वो है आपके
एरिस्टोटल, जिसको हम लोग अरस्तु कहते हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल। इसको हम लोग अपने भाषा में जो इसका इंडियनाइजेशन जो हुआ उस शब्द के अनुसार इसको अरस्तु हम लोग कहते हैं। जैसे कि सिकंदर जो है, जो अलेक्जेंडर है, इसके बाद जो अलेक्जेंडर है उसको हम लोग सिकंदर कहते हैं, और जो अलेक्जेंडर के जो गुरु थे उसको हम लोग जो एरिस्टोटल है उसको अरस्तु कहते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर ग्रीक में जो है परंपराएं रही थी गुरु शिष्य की, उसमें जो है आप पढ़ेंगे सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी जो थे ये दार्शनिक थे ग्रीक के, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो ये आप अरस्तु जो है ये है जीव विज्ञान के पितामह, और इनके बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक में कि अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पितामह कौन है, तो अरस्तु है। ये कॉमन क्वेश्चंस है, ये बराबर पूछे जाते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है अब जो हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, तो सेल क्या है पर ये जानना जरूरी है। सेल जो है इसको माना गया कि जो लाइफ है, लाइफ का जो बेसिक यूनिट्स है वह क्या है, वह सेल है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो जीवन है और इस जीवन का जो आधार है वह आधार ही जो है कोशिका है। अब ये जो कोशिकाएं हैं इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार पढ़े ही होंगे, 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, जब बायोलॉजी आप 11th 12th पढ़ते होंगे उसमें भी पढ़े होंगे। तो ये कौन चीजें हैं इसमें जो है आपका जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें से जो डिफिनेशंस है वो भी पूछे जाते हैं। तो डिफिनेशंस में जो याद रखना है हम लोगों को वो ये रखना याद कि जो कोशिका होती है उसकी जो परिभाषा है, वो जो डिफिनेशंस है वो ये है कि द स्ट्रक्चरल एंड विद द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो जीवन है का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वही कोशिका कहलाती है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक ये दो शब्द जो है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की जो बात करता है इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चरल, जैसे कि आपका घर अगर बनता है तो घर में जो स्ट्रक्चर्स के रूप में जो आप तैयार करते हैं, जैसे दीवार हो गया, उसमें खिड़की लगेंगे, उसमें जो है दरवाजा लगेंगे, ये सभी जो है मिलके जो है पूरे घर जो है का एक स्ट्रक्चर्स बनता है। इस स्ट्रक्चर्स में आप सीमेंट यूज करते हैं, बालू यूज करते हैं, गिट्टी यूज करते हैं, उसके बाद ईटा यूज करते हैं। ये सभी जो है आपके कंपोनेंट्स हुए। इसी कंपोनेंट्स को हम लोग इंटीग्रेट करके दीवार बनाते हैं, और दीवार क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। और फिर दीवार का काम होगा कि बाहर से आने वाले जो विंड होंगे वो विंड अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, उतना ही विंड अंदर प्रवेश करेंगे जितना हम लोग खिड़की से चाहते हैं घुसने के लिए। वर्षा का जो पानी नहीं आएगा, धूप नहीं आएगा, उसका जो है छत के ऊपर से जो भी सनरेज आने वाले होंगे वो नहीं आएंगे। उसके बाद फिर जो वर्षा होंगे, वर्षा के जो पानी है वो नहीं आएंगे। उसके बाद और भी जो चीजें उससे हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये सभी बातें जो है स्ट्रक्चर्स के रूप में हो गया। और फंक्शन के रूप में जो प्रोटेक्शन की बातें जब करेगा दूसरा फंक्शन हो गया, इसका कार्य हो गया। ये आपको हीट से अगर बचाता है तो ये भी इसका कार्य हो गया, फंक्शन हो गया। तो सेल जो है वो उसका काम होगा स्ट्रक्चर प्रदान करना। कोई भी जो बॉडी होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म्स होगा, उस ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करेगा, जो उसका आकार देगा, उसका जो शेप देगा, उसका जो साइज देगा, वो कौन देंगे, वो सेल देंगे। और उसके द्वारा जो फंक्शंस होगा वो फंक्शन का भी काम जो है सेल ही करेंगे। मीन्स सेल दोनों काम करेंगे, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। या उसके संरचना का भी काम करेंगे और उसके साथ उसके जो क्रियात्मक जो होंगे उस पर भी ये बातें करेंगे। इसीलिए जो सेल्स का जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है बायोलॉजी को समझने में। क्योंकि जब आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, तो जो नेफ्रॉन होगा वह किडनी के जो सेल्स होंगे वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल है, न्यूरॉन कहलाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फंक्शन है, जो जिस ऑर्गन के लिए बना है, जो जिस तरह से उसका काम है, उसी के हिसाब से ये वर्क भी करता है और वैसा इसका शेप साइज भी है। तो तात्पर्य ये है कि जो कोई भी जो सेल्स होंगे वह सेल्स जो होंगे वो डुअल रूप में काम करेंगे, दो तरह से काम करेंगे। एक तो उसका संरचना देने का काम करना होगा और दूसरा जो होगा उसका फंक्शन होगा। जैसे आप किडनी है तो फिल्टर करने का काम है, ब्रेन है तो मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम होगा। ब्रेन सेल्स का एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, तो थ्रेड लाइट से होगा।
फिल्टर करने का काम है, किडनी के जो सेल्स होंगे उसको काम होगा फिल्टर करने का, उसी आकार से उसको प्रकृति ने जो है बनाया भी है। तो ये जो चीजें जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका जो डिफिनेशन है संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई को ही हम लोग सेल्स कहते हैं। अब सेल्स की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक किए थे। सेल की जो रॉबर्ट हुक किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। सेल का जो डिस्कवरर है, हु डिस्कवर्ड द सेल, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे एक सिंपल माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो इन्होंने जो छाल था जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, उसके जो कॉर्क में जो है जो प्लांट का जो कॉर्क होता है उसी का जो इन्होंने एक कंपार्टमेंट के रूप में जो है सेल्स को देखा था। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। और बराबर पूछता है रॉबर्ट हुक के बारे में, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो जनरली रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो सेल क्या था? वह डेड सेल था, वह मृत कोशिका था। तो ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं एक रॉबर्ट हुक का पिक्चर है, और इन्होंने जो ये खोज की थी 1665 AD में, और इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिकाओं की खोज की थी। और जो लिविंग जो कोशिका का जो खोज करते हैं वो लियोन हॉक करते हैं। वो कौन करते हैं? लियोन हॉक करते हैं। लियोन हॉक, देखिए लियोन हॉक का पिक्चर्स है, आप इन्हें जो है देख सकते हैं। इन्होंने जो है जो झील है, जो लेक है, उसी में से इन्होंने जो है इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्टेंस जो लाइफ था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने खोज किया था लियोन हॉक ने। तो लियोन हॉक जो है ना, यह जाने जाएंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में भी, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है लियोन हॉक को कहा जाता है। और इन्होंने इसे इसलिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म जीवों की जो जीवों का जो अध्ययन होगा वो माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है, जो पितामह है, वो पूछे जाएंगे। तो आप बताएंगे लियोन हॉक के बारे में कि लियोन हॉक वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या सूक्ष्म विज्ञान के जो होंगे पितामह जो थे, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पितामह थे, वो कौन थे? लियोन हॉक थे। और लियोन हॉक ने जो इसकी जो क्या कहता है जो खोज किए थे, ये एडवांस माइक्रोस्कोप के माध्यम से इन्होंने खोज किए थे 1674 में। अब देखिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के स्कोप मीन्स देखने का जो साधन होता है उसको स्कोप कहेंगे। अब माइक्रो मीन्स हो गया सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जो चीज रहेंगे उसको देखने का जो स्कोप होगा उसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहेंगे। माइक्रोस्कोप में अभी जो है जब विज्ञान जब प्रगति की ओर जाता है तो फिर धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो एडवांस हो जाती है, उसमें कई डिफरेंट फीचर्स होते हैं और वो बेहतर काम करने लगते हैं। तो आप जो है पढ़े होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे एडवांस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे भी ज़्यादा एडवांस होगा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो छोटे छोटे जो कणस होंगे, जो माइक्रो लेवल पर जो पार्टिकल्स होंगे, उस पार्टिकल को जो है हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं उसमें देखते हैं कि जो अधिकांश सेल्स है जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई स्कोप चाहिए। तो उस स्कोप के माध्यम से हम लोग उसको देख पाएंगे। ठीक है, जैसे दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो वैसे जो सूक्ष्म जो जीव है उसके अध्ययन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप करेंगे उसको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप में आप समझ गए सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप के अलग अलग प्रकार हैं। और जो एडवांस होंगे तो वो ज़्यादा वो देखेंगे, प्रीवियस वाले जो माइक्रोस्कोप होंगे उसे जो है बेहतर विजुलाइज होगा, बड़ा साइज में दिखाई पड़ेगा, ये सभी चीज़ें भी होगा। तो इन्होंने जो है एडवांस माइक्रोस्कोप के सहायता से जो तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो इसीलिए जो जीवित कोशिका थे तो वो जो है छोटे छोटे जीव थे, इसलिए जो उसके लिए जो है मैं इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो लियोन हॉक के बाद जो है अब हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे जो सेल्स है उसका जो थ्योरी है उस पर हम लोग चलेंगे। जो सेल का थ्योरी है वो है आपका जो सेल थ्योरी, जिसको हम लोग कहेंगे सेल का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम लोग जब बातें करेंगे। तो सेल जो है, जो
साइंटिस्ट थे, उसमें जो है आप देखेंगे एम स्लेडेन और जो टी शॉन जो देखेंगे, ये प्रारंभिक जो है जो सेल थ्योरी का जो प्रोपोगेशंस करेंगे वो करेंगे कौन? आपको एम स्लेडेन और टी शॉन। एम स्लेडेन और टी शॉन जो दो आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, एम स्लेडेन और टी शॉन, ये दोनों मिलकर के जो है फर्स्ट टू जो देख रहे हैं आप, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होंगे वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होंगे, ठीक है। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तीन बातें जो देखते हैं, इसमें फर्स्ट टू जो बातें हैं उसका जो प्रपोज्ड जो किया गया था, उसका जो प्रतिपादन किया गया था, वो प्रतिपादन जो किया गया था एम स्लेडेन से और टी शॉन किए थे। इसको एम स्लेडेन और टी शॉन, ये जो है जो दो बातें थे, दोनों मिलकर के जो है ये प्रतिपादन करते हैं किसका? सेल थ्योरी का, सेल सिद्धांत जो है ये देते हैं एम स्लेडेन और टी शॉन। बाद में जो है रुडोल्फ विर्चोव जो है, बाद में रुडोल्फ विर्चोव जो है तीसरी जो चीजें देख रहे हैं आप, जो तीसरा इसका जो है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको ये ऐड करते हैं। थोड़ा सा मैं तीनों पॉइंट्स को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें जो पहला पॉइंट्स है वो ये है कि सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ आइदर वन और मोर सेल्स। कोई भी जो जीव होंगे या तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने हुए हो, जो एक ही कोशिका से बने हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सेल कंप्लीट एक लाइफ है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, वो स्वतंत्र रूप से वो जीवन है। जैसे आप अमीबा को देखेंगे, वो एक सेल के बना हुआ, प्रेमेसियंस को देखेंगे वो एक सेल के बना हुआ, कैलामिडोमोनास को देखेंगे वो एक सेल के बने हुए हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक ही सेल्स के बने हुए हैं, और वो हो गया आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या हो गया आपका? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। दूसरा जो है कई सेल से जो बने होंगे तो वो हो गया आपको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो दो चीजें आपने देखा, क्या देखा कि जो सेल्स की संख्या जब किसी जीव में एक ही हो तो वह हो गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और एक से ज्यादा जो सेल्स वाले जो जीव होंगे वो क्या हो गया? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बड़े बड़े जो जीव होंगे वो कितने सेल्स के बने होंगे? वो बहुत ज्यादा सेल्स के बने होंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डॉग है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्नेक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और भी जो आप बर्ड सब जो देखते हो सब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करते हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में वो जाने जाते हैं। उसके बारे में फिर जब आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें अलग अलग टाइप की बैक्टीरियाज के बारे में बताएंगे तो उसमें और हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जो है हम लोगों ने सेल थ्योरी का ऊपर का एक हिस्सा हमने बताया था कि जो है सभी सेल्स जो है वो सभी जीव जो है चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो वो किससे बने होंगे? वो बने होंगे सेल्स के, और उस सेलों की संख्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इट मे बी वन और मोर देन वन। ये कहने का हुआ फर्स्ट थ्योरी का कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सभी जो 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 लिविंग थिंग्स होंगे वो क्या होंगे? वो किससे बने होंगे? वो सेल से बने होंगे। अब यहाँ पर बात आती है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसका हम लोग कंसेप्ट जो पढ़े हैं उसमें जो है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो सजीव और निर्जीव के बीच की जो अंतर है, तो जो अंतर है सजीव और निर्जीव के जो बीच का अंतर है, इस अंतर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें जो बातें हैं जनरली हम लोग जब अपने बच्चों जो हम लोग पढ़ते थे उसमें बताते थे जो सजीव है वह सांस लेता है, निर्जीव जो है सांस नहीं लेता है। सजीव जो है चल सकता है, फिर सकता है पौधे को छोड़ करके, ठीक है, और निर्जीव जो है वो अस्थिर रहेगा जहाँ पर है वहीं पर। इस तरह से चीज़ें था। जो सजीव है वो प्रजनन करेंगे, जो निर्जीव है वो प्रजनन नहीं करेंगे। लेकिन अभी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई रोबोट्स है तो रोबोट क्या करेगा? अपने जैसा रोबोट तैयार कर सकता है।
तो जो प्रजनन की क्रिया है उसमें जो डिफिनेशन है, जो कोई भी जीव अपने जैसा जीव तैयार कर दे, बनाए, उस तरह के जो प्रक्रिया होंगे वो रिप्रोडक्शन कहलाएंगे। लेकिन वो चीज़ें जो है आप मान लीजिए जो डिफ्रेंशिएट करते थे हम लोग लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव को, तो वो जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर मान लीजिए ब्रेक डाउन हो सकता है। वैसे ही जैसे ब्रीदिंग की बात करते हैं हम लोग, ब्रीदिंग जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल कार चलाएंगे तो उसमें भी जो है रेस्पिरेशन होता है, उसमें भी ऑक्सीजन आएंगे, इनहेल होंगे, उसके बाद फ्यूल जो है बर्न होंगे, उसमें फिर बाहर निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ये मेटाबॉलिज्म्स जो होते हैं वो दो होते हैं। इस मेटाबॉलिज्म को फर्दर जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो मेटाबॉलिज्म दो होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का काम होता है सिंथेसिस करना, और मेटाबॉलिज्म्स का जो एनाबॉलिज्म का काम होगा सिंथेसिस करना, और कैटाबॉलिज्म्स का होगा डिग्रेडेशन ऑफ द सब्सटेंसेस को डिग्रेड करना। ये मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफरेंशिएट करता है लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। अब बात ये हो गई कि अब तीसरी, अब मैंने जो है ये लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने जो बात बताया, इसके बीच में भी एक एग्जिस्ट करता है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। वो कौन क्या है? वो है आपका वायरस, जो विषाणु है। विषाणु क्या है? वह जो है जो सेल थ्योरी का जो डिफिनेशन, जो थ्योरी का जो तीनों चीजें हैं, इस तीनों चीजों को जो है वो फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो नहीं करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इससे जो है सेल थ्योरी के जो डिफिनेशंस है उसको फॉलो नहीं करते। फॉलो कौन नहीं करते हैं? ये फॉलो जो है वायरस, जिसको विषाणु हम लोग कहते हैं, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला जो था कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, वो जो होंगे सेल से बने होंगे। सेल्स की संख्या एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और हम लोग मल्टी सेलुलर के बारे में चर्चा की। दूसरा जो एस्पेक्ट था, वो दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जो सभी जो डिफिनेशन जो सेल्स का है कि जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, किसी भी जो जीव है उसका जो स्मॉलेस्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होगी। मतलब किसी भी जीव का जो है वह क्या होगा, वो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया था पूरी संरचना प्रदान करेगी वो। दूसरा क्या है, उसका कार्य भी होंगे। जैसे आपका हार्ट है, हृदय है, तो हृदय जो है उसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, जो हृदय के जो सेल्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो हृदय का जो फंक्शन है पंपिंग करना, इस तरह जो पंपिंग करेंगे, तो ये जो पंपिंग करेंगे तो हार्ट का जो पंपिंग का जो टेंडेंसी है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये किसका फीचर्स होगा? वो सेल्स जो कि हार्ट में पाए जाएंगे उसका एक नेचर होगा। उसका एक क्या नेचर होगा? कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन का। फिर वो सेल्स का ये फंक्शंस हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि उन्होंने एक हार्ट को, जो हृदय होंगे उसको एक कंस्टिट्यूट करेंगे, उसको स्ट्रक्चर प्रदान करेंगे। तीसरी जो बातें थी वो ये थी कि कोई भी जो सेल्स होंगे वो पूर्ववर्ती सेल से बने होंगे। जैसे आपको उदाहरण में देता हूं कि जैसे कि अब मानव की हम लोग बात करते हैं, तो मानव जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? वो बनेंगे स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, उसके मिलन से जो जायगोट होगा, वही जायगोट जो है आगे फर्दर एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करेंगे, फोटस के रूप में डेवलप करेंगे। फिर जो है जब बाहर निकलेंगे इन्फेंट बेबी होंगे, और वही फिर बेबी धीरे धीरे जो है बड़े होंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो स्पर्म होगा, तो स्पर्म जो होगा वो भी बनेगा, किसी सेल से टूट करके बनेगा। जो ओवम है वो भी किसी सेल से डिवाइड होकर के बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि सेल कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो आएंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने से जो है बन जाएंगे, इस तरह की बातें नहीं है। यही जो है जो विर्चॉफ जो थे उन्होंने इस बातों को जो है लाए थे, रुडोल्फ विर्चॉफ ने। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चॉफ जो कहते हैं ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब प्रत्येक कोशिका जो एक पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होगी। मतलब ये जो तीसरी जो बात है जो एड जो करते हैं, वो कौन करते हैं? वो एड करते हैं रुडोल्फ विर्चॉफ। तो रुडोल्फ विर्चॉफ कहते हैं कि कोई भी जो कोशिका होंगे वो कहां से बने होंगे? वो जो कोशिका जो बने होंगे पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये बात है जो है रुडोल्फ विर्चॉफ ने जो सेल्स थ्योरी को था, इसको फाइनल जो सेल्स थ्योरी जो है जो देते हैं वो रुडोल्फ विर्चॉफ देते हैं। और उनका कहना था कि प्रत्येक कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिका से जो है बने होंगे। मतलब कहने का मतलब ये नहीं, ये था इनका कि जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ है, तो हाथ के जो सेल्स होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है
शुरुआती दौर के जो सेल्स है उसी वही जो मदर स्टेम सेल्स है उसी टूट करके ये बने होंगे, बल्कि ये उस सेल से भी बने होंगे जैसे यहाँ आपके हाथ में जो टिश्यूज हैं, उस टिश्यूज के जो अलग अलग सेल्स वो सेल्स भी टूट करके जो हैंड्स में जो है वो आपके बनाएंगे, रिपेयर करेंगे। और जो मदर सेल्स है जिसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, तो इस पर मैं विशेष रूप से आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। जो मदर सेल्स, स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स जो होता है जिसे आप पढ़े होंगे अम्बिकल कॉर्ड जो है प्रिजर्वेशन की जो बात अभी होती है कि इसको अगर प्रिजर्व करके रखेंगे तो जो जेनेटिक डिजीज होंगे उसको सुधार करने के लिए, या कोई नया अगर ऑर्गन किसी का डैमेज हो गया उसको बनाने के लिए जो है इसको यूज करेंगे। इस टेक्नोलॉजी पर हम लोग बाद में बातें करेंगे क्योंकि ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तो होगा ही। लेकिन जो चीजें हम लोग जो बता रहे थे, जो ये तीसरा जो पॉइंट्स है वो ये है, प्रत्येक कोशिका एक पूर्ववर्ती कोशिका से जो उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी सेल्स जो है वो किसी न किसी सेल से ही वह डिवाइड होकर के वो सेल्स बनेंगे। यही जो है इसका थ्योरी का सिद्धांत है। तो आप पूछ सकते हैं आखिर सेल्स बना होगा कैसे, लाइफ आई होगी कैसे, यह जो चीजें जो है इसके लिए जो है जो आपको जो नॉन लिविंग थिंग्स का जो या मटेरियल जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो है जो फिजिकल मैटर है, ये फिजिकल मैटर का जो अरेंजमेंट्स है लगभग माना गया 30 to 36 जो एलिमेंट्स है ये मिल करके जो है अरेंज करके जो है प्रीमोडियल लाइफ की तरफ ये जो है मूव किए या प्रोसीड्स किए, उसके बाद फिर जो है लाइफ है आई है। तो आपने जो ये क्या कहते हैं ये हिंदू जो रिलीजियस टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा जो है इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो पंच तत्व से जो है मानव का जो है शरीर बना हुआ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो ये अलग अलग चीज जैसे आप पढ़ेंगे और भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपना उसका परसेप्शन रहा है कि भाई जो है जीव कैसे बने होंगे। तो ये जो इस पंच तत्व के लिए पता, इसी पंच से जो है शरीर का निर्माण हुआ है, फिर जो इसी में जो है मिल जाएंगे। कहने का मतलब हुआ जब हम लोग मरते थे हिंदू में वो उसको जला दिया जाता था, फिर जो राख बचेंगे कुछ जमीन में चले जाएंगे, कुछ आग के हवाले हो जाएंगे, कुछ आकाश में चले जाएंगे। इसी कंसेप्ट से जो है इस बात को जो है प्रतिपादित किया गया था हमारे हिंदू टेक्स्ट में, हमारे इसमें। फिर जो है ये तो आपको हो गया, इसमें सेल थ्योरी का तीसरा हो गया, कोई किसी न किसी सेल से जो है बने होंगे। अब जो हम आगे की जो क्लासेस में जो बातें करेंगे हम, जैसे हम लोग सेल्स के जो बारे में पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, उसमें यूकैरियोटिक सेल होगा, प्रीकैरियोटिक सेल्स होगा, प्लांट सेल होगा, एनिमल सेल्स होगा। इस तरह की चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ करके उसको समझना है। जैसे प्रोटोप्लाज्म है, ये जानेंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म जो जीव की जो उत्पत्ति होती है इसमें प्रोटोप्लाज्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि मानव जब अगर आर्टिफिशियली प्रोटोप्लाज्म अगर बना ले तो मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमने प्रोटोप्लाज्म को तैयार कर दिए। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स से अगर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि जो लाइफ बना लें तो इससे क्या होगा, इससे जो है हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो मिस्ट्रीज है, जो बायोलॉजी लाइफ साइंस की जो मिस्ट्रीज है उस मिस्ट्रीज को ओवरकम करेंगे और जब उस पर विजयी प्राप्त करेंगे तो नई नई चीज़ें जब आती है तो आपको अभी जो बातें हो रही है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी की हो रही है, मतलब हम लोग ऐसा काम करें कि जो हमारे नैनो लेवल पर जो साइज की जो बॉडी का जो पार्ट है उस नैनो पार्ट पर जाकर के हम लोग जो है उसको ऑपरेट करें। वहाँ पर जो है किसी तरह की अगर कोशिका की गड़बड़ी है तो उस कोशिका को हम लोग ठीक करें। वो नैनो टेक्नोलॉजी, अभी तक वो हम नैनो रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजीज में हम लोग इस तरह के जो है चीज़ों के बारे में हम लोग पहुँच गए हैं। तो ठीक है, आज जो है चीज़ों को हम लोग समाप्त करते हैं और कल जो है आपको नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ हम लोग आएंगे जो आपके लिए बेहतर हो। और जो इसमें जो प्रश्न जो है सब पर हम लोग जो है प्रश्न रिलेटेड जो है चीज़ों को हम लोग कंक्लूड करेंगे। आप जो ये जो देख रहे हैं ये एनिमल सेल्स है, फिर प्लांट सेल्स है, सब सेल्स के बारे में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। और कुछ स्लाइड्स पर जो है आपको क्वेश्चंस भी जो है जैसे इस तरह से जो स्लाइड्स होंगे इस स्लाइड्स पर हम क्वेश्चंस लाएंगे और आपको कुछ समय के लिए मौका दिया जाएगा कि आप अपना जो है इसमें तैयार किए, फिर उसका मैं आंसर बताऊँ। इस तरह से जो है ना आपके 4-5 सेकेंड्स के गैपिंग के बाद जो है उसके आंसर जो है बताते जाएंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आपको जो है ज़्यादा फायदा भी करेगा। कुछ कुछ टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे जो इस पर अगर 2-3 वीडियो बन गए फिर उस पर हम लोग 25, 30, 40 क्वेश्चन कर देंगे तो होगा कि आपके लिए एग्जामिनेशन में जो पूछे जाएंगे उसका आपको प्री ट्रायल हो जाएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में किसी तरह का गलती न करें, आप सही से जो है उसका उत्तर दे सकें। धन्यवाद।